बीकॉम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, मैं डॉक्टर मंसूर एक बार फिर से हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आपके सामने हूँ वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। व्हाइट बोर्ड पर मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखा हुआ है जिसकी ब्रीफ समरी ऐसी है कि मिस्टर राज 2 मकानों का मालिक है, जिसमें से पहला मकान उसने 25,000 रुपये पर मंथ किराए से दिया है और दूसरे मकान में वो खुद रह रहा है। पहले मकान के बारे में और भी जानकारी दी है कि द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस इज 3,25,000 एंड फेयर रेंटल वैल्यू इज ₹3,50,000 बट द म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, मतलब भली मकान राज का है, लेकिन इस गणित में जो पहला मकान है जो कि किराए से दिया हुआ है उसका नगर पालिका टैक्स राज ने नहीं भरा है बल्कि किराएदार ने भरा। दूसरे मकान के बारे में उसने बोला है कि इसका म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 है जो उसके रहने के काम में आ रहा है, लेकिन इसका म्युनिसिपल टैक्स 50,000 रुपए राज खुद भर रहा है। मतलब 2 मकान है, पहला किराए से दिया है, नगर पालिका टैक्स किराएदार भर रहा, दूसरा खुद का मकान है, खुद रह रहा है, नगर पालिका टैक्स भी खुद भर रहा है। और आखिरी पैराग्राफ में उसने बोला है कि इन दोनों मकानों को दुरुस्त करने के लिए, कंस्ट्रक्शन नहीं, निर्माण कार्य नहीं, वर्ड इस्तेमाल किया गया है रिनोवेशन। रिनोवेशन का मीनिंग होता है जीर्णोद्धार करना, मरम्मत करना, सुधार करना, टूट फूट को एक्यूरेट करना। तो उसने इन दोनों मकानों की दुरुस्ती के लिए कर्जा लिया हुआ है। He has taken a loan for renovation of both the houses, both मतलब दोनों मकानों को जीर्णोद्धार करने के लिए, मरम्मत करने के लिए उसने लोन लिया हुआ है। लोन कितने का लिया है वो बताया नहीं है, आपको भी फिलहाल उसके ऊपर में जाना नहीं है, होगा कितने का भी, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि हमारे काम का लोन नहीं, लोन पर चुकाया जाने वाला इंटरेस्ट है। और वो इसे बोला है कि पेड इंटरेस्ट ऑन दिस लोन इज फॉर, पहले मकान के लिए जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट 1,25,000 रुपए चुका रहा है, और दूसरा मकान जिस पर लोन लिया है उसका ब्याज 50,000 रुपए चुका रहा है। ये ब्याज ही अपने काम का है, लेकिन इस मुद्दे की बात आप अभी से ख्याल रखो, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन। यदि मकान बनाने के लिए, मकान निर्माण कार्य के लिए यदि लोन लेता है तो ब्याज कितना अलाउड है, और यदि लोन मकान की दुरुस्ती के लिए लिया है तो ब्याज कितना अलाउड है। इसमें सेल्फ रेसिडेंस हाउस में फर्क है, किराए के मकान में नहीं है। अब क्या फर्क है, कैसा है, वो हम देखेंगे आज के इस गणित के सॉल्यूशन में। सो आई होप यू मस्ट रेडी टू समझो कि ये गणित कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये हेडिंग मैंने लिख के रखा है, आपको भी बनाते समय लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम राज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर, फर्स्ट हाउस लेट आउट क्लियर लिखा हुआ चाहिए, सेकंड हाउस सेल्फ रेसिडेंस। ओके, नाउ प्रॉब्लम विल स्टार्ट। एज पर द numerical language of this problem, Mr. Raj is a owner of 2 houses. First house is let out for residence at the rate of ₹25,000 per month, यानी 25,000 रुपया प्रति माह किराए पर दिया, तो 12 महीने का किराया कितना हो गया, 3 लाख रुपए। ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। टेक्निकली आपको मैंने बताया है, और प्रॉब्लम विल स्टार्ट फ्रॉम म्युनिसिपल वैल्यू। सो वी रीड मोर, हम गणित को और आगे पढ़ेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस इज 3,25,000, 3,25,000, एंड फेयर रेंटल वैल्यू इज ₹3,50,000। सो व्हाट इज अवर फार्मूला, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू, which is more. So which is more, 325 or 350? So absolutely 350. Now it will technically compare with standard rent, but in this problem
देयर इज नो स्टैंडर्ड रेंट्स आर अवेलेबल, पूरे गणित में कहीं पर भी स्टैंडर्ड रेंट अलाउड नहीं। अब टू सेव द टाइम, अब जब गणित में स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो अब जबरदस्ती लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट नील विच एवर इज लेस, फिर कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा। मेरा कहना है जब स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो मारो बोलिए उसको बाजू में रखिए, तो अपना हो गया म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू विच इज मोर। Now it will compare because there is a no standard rent. Hence it will compare with actual rent received. वास्तविक किराया प्राप्त। वास्तविक किराया प्राप्त कितना है तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है 25,000 रुपीज पर मंथ रेंट पर दिया हुआ है। एक महीने का 25,000 तो 10 महीने का 2.5 लाख, 2 महीने का 50,000, दोनों को जोड़ दो 3 लाख। यू यूज द कैलकुलेटर। ओके, नाउ टेक्निक आपको पता है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच इज मोर। इफ स्टैंडर्ड रेंट रहा होता तो विच इज लेस, बिकॉज हियर इज नो स्टैंडर्ड रेंट, सो वी जंप मारा हमने सीधा सीधा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड पर। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन। फर्स्ट विच इज मोर, सेकंड विच इज लेस, थर्ड विच इज मोर, and that's why here the gross annual value would be greater item, that is the 3,50,000. Understand? First paragraph is over. Technically it is not over because here the municipal tax paid by tenant. So technically we should less here, less municipal tax paid by owner. It is very strict rules. In any conditions, if the municipal tax paid by tenant, it would not be minus. किसी भी परिस्थिति में यदि मकान का नगर पालिका टैक्स आपका किराएदार चुकता करता है तो आपकी जेब से रकम गई कहाँ? नहीं गई ना, इसीलिए वो नगर पालिका टैक्स माइनस नहीं होगा। इसीलिए हमको सीधा सीधा यहाँ लिख देना चाहिए म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। पहले मकान का कितना नहीं, जब नगर पालिका टैक्स ओनर ने चुकाया ही नहीं है तो सीधी सीधी वैल्यू निकल कर आ गई 3,50,000। दिस इज नेट एनुअल वैल्यू। तो आप बोले सर अभी भी पहला मकान सेकंड हाउस तो आपने पूरा खाली रखा हुआ है, रहने दो ना, मैंने पढ़ा कहाँ है उसका पैराग्राफ। टेक्निकली द फर्स्ट पैराग्राफ इज ओवर। वो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के आंसर को यहां तक लेकर के आया। अब सेकंड हाउस whose municipal value is rupees 5 lakh is utilized by him for his self residence. Here is also the heading, second house self residence. Self residence is equal to only one कानून in हिंदी मीडियम। क्या लिखा है गणित में, वो गणित वाले का प्रश्न है, क्या सॉल्यूशन करना है ये आपका प्रश्न है। और आपको रूल्स बता दिया हूं कई बार, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। सेल्फ रेसिडेंस वाले हाउस का एनुअल वैल्यू ही होता नहीं है, इट इज नील। सर इतना सारा प्रॉब्लम में दिया है, दिया ही नहीं, आपको किसी ने हाथ पकड़ के जबरदस्ती लिखाया तो भी नहीं लिखना है आपको, उसको बोल दीजिए मेरा हाथ छोड़ दो, क्योंकि सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस का कोई एनुअल वैल्यू नहीं होता है। और जब कोई एनुअल वैल्यू नहीं होती है तब इसका कोई नगर पालिका टैक्स पेड आपने किया है, नो डाउट, उससे इनकार नहीं है। बट हाउस का जब एनुअल वैल्यू ही नहीं निकलता है तो उसका म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस नहीं होगा। और इतना सब याद मत रखो, सेल्फ रेसिडेंस में यदि कुछ होगा तो सिर्फ मकान कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन पर लिए गए कर्ज का ब्याज सिर्फ आएगा, वो भी माइनस में। इसके अलावा सेल्फ रेसिडेंस में किसी भी परिस्थिति में कोई भी चीज आएगी नहीं। एज पर दिस रूल लुक हियर, होल सेकंड पैराग्राफ इज ओवर, खत्म हो गया, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको दिख रहा है कि सेल्फ रेसिडेंस है, सीधा आप चालू हो जाइए, नील 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 नील, ये आने दो कहां तक,
net annual value. Now let's number 1 standard deduction 30% of net annual value. It is compulsory whenever the annual value of house is there in the answer. जब कभी आपके गणित में एनुअल वैल्यू का आंसर निकल कर आ रहा है, ऐसे हर मकान का जिसका एनुअल वैल्यू आया हुआ है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको माइनस करना ही है. इट इज कंपलसरी. बट ख्याल रहे सेल्फ प्रेसिडेंस का नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि देयर इज ए नो एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रेसिडेंस. दिख रही है कि आपको यहाँ पर वैल्यू मुझे बताइए जिसकी एनुअल, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन. ओके, कितने परसेंट? 30% काहे पर net annual value. So where is net annual value? Net annual value in house number 1, but in house number 2 there is no annual value. So no annual value, no standard deduction. But here is you need standard deduction. तो ये 10% तो 35,000 हो गया, तो 20% 70,000 हो गया, तो 30% मेरे ख्याल से 1,05,000 हो गया. आज भी मेरे रिकॉर्डिंग रूम में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, वो थोड़े देर के बाद में माइनस करेंगे, लेकिन आप वीडियो देख रहे हो, आप भी अपना कैलकुलेटर चालू रखो. 3,50,000 का 30% 1,05,000 होता है कि नहीं. सेकंड डिडक्शन होगा इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर, ये पूरा वर्ड लिखना है आपको, टेकन फॉर रिनोवेशन आप हाउस. पूरा वर्ड लिखने इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर व्हाट पर्पस लोन हैज बीन टेकन इट विल डिसाइड व्हिच अमाउंट इज एप्लीकेबल. ये मैंने आपको लिखने इसलिए कहा है क्योंकि लोन किस काम के लिए लिया है उस आधार पर तय होगा कि कितना ब्याज अलाउड है. और हाउस प्रॉपर्टी में आपको कुछ याद रखना है तो वो यही है, बाकी तो सब सीधा सीधा. तो अब देखिए ये पहला ग्राफ हम पढ़ते हैं. He has taken a loan for renovation of both houses. उसने दोनों मकानों की मरम्मत के लिए लोन लिया and paid interest on this loan. और जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पेड किया. पहले मकान के लिए 1,25,000. पहला मकान किस काम में आ रहा है? लेट आउट. लेट आउट में ब्याज के डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए. यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते समय ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन कितना माइनस होगा, तो उसके लिए आपको कैटेगरी बांटनी 2 प्रकार की. एक लेट आउट हाउस, सेकंड इज सेल्फ रेसिडेंस हाउस. इन लेट आउट हाउस इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और फॉर रिनोवेशन, 2 बात होगी. एक तो मकान को कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेस के लिए भी बोलते हैं, आपको समझाते चलना हुआ. मकान खरीदा या मकान बनाया और मकान को दुरुस्त किया, फर्क है कि नहीं दोनों में? हिंदी माध्यम के छात्रों जरा ध्यान से सुनो. मकान को बनाया यानी नया मकान बना, मकान खरीदा, अब वो पुराना खरीदे चाहे नया खरीदे, उसने खरीदा तो पहली बार है तो वो मकान खरीदा इसी कैटेगरी में आएगा कंस्ट्रक्शन में. लेकिन मकान को दुरुस्त किया ये एक अलग बात है. तो मैंने अभी समझाने के लिए 2 भाग किया कि लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेस अथवा लोन टेकन फॉर रिनोवेशन, तब ब्याज कितना अलाउड है. तो उसके लिए पहले हाउस कौन सा है, देखो हाउस लेट आउट है. लेट आउट है तो ये दोनों कंडीशन में ₹2 लाख तक माइनस कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट. यदि गणित में मान लो यहाँ पर 2,25,000 दिया रहता तो मैं 2,25 माइनस नहीं करता, 2 लाख माइनस करता. लेकिन ओरिजिनल गणित में ही पे कितना किया? 1,25,000. मकान कौन सा है? किराया. तो किराए के मकान का रूल है लोन चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, चाहे परचेस करने के लिए लिया हो, चाहे रिनोवेशन के लिए लिया हो, हर परिस्थिति में चुकाया गया ब्याज 2 लाख रुपए तक डिडक्शन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. ये देखिए
उसे दोनों मकान के लिए लोन लिया। पर्टिकुलरली फर्स्ट हाउस किस काम में आ रहा है, लेट आउट है, तो फर्स्ट हाउस पर ब्याज कितना चुकाया, 1,25,000। ये 2 लाख की लिमिट के अंदर है कि बाहर है, लिमिट के अंदर है, अंदर है तो पूरा का पूरा डिडक्शन के लिए अलाउ। बट इफ द हाउस इज यूटिलाइज्ड फॉर सेल्फ रेसिडेंस देन द रूल्स आर डिफर। ये मैंने अभी क्या बताया आपको कि यदि मकान का उपयोग किराए के लिए हो रहा है तब it is no mean whether the loan is taken for construction or purchase or renovation, in all conditions the interest up to rupees 2 lakh is allowed. But if suppose it is self residence, then there is a deviation. If loan is taken for construction or purchase of a house and house is utilized for self residence, that time rupees 2 lakh up to rupees 2 lakh is allowed. But if suppose loan is not taken for this purpose and loan is taken only for renovation and house is utilized for self residence, that time the maximum limit is rupees 30. यदि मकान बनाने के लिए कर्जा लिया, ब्याज चुकाया, मकान किराए पर दिया हुआ है, 2 लाख रुपए तक अलाउ। यदि मकान को रिनोवेशन कर रहा, उसके लिए कर्जा लिया, मकान किराए पे दिया, तो भी ब्याज की लिमिट 2 लाख तक, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि मकान किराए पर नहीं, खुद रह रहा है, तब 2 कंडीशन है। नया मकान खरीदना या कंस्ट्रक्शन करने पर 2 लाख तक अलाउड है, रिनोवेशन किया है तो 30,000 तक अलाउड है। समझाया इसीलिए कि गणित को अच्छे से देखो। He has taken loan for renovation, कंस्ट्रक्शन है क्या, नहीं, तो अब रेंटल हाउस के लिए रूल्स अलग रहेगा और सेल्फ रेसिडेंस के लिए रूल्स अलग है। लेट आउट हाउस के लिए मैक्सिमम लिमिट up to 2 lakhs. What is the payment of interest? 125. It is within the limit. Therefore, all 125 rupees is allowed here for deduction because house is let out. But and for second house means whose house which is self residence. Loan is taken for renovation and interest is paid rupees 50,000. But here is ceiling, here is limit. If the loan is taken for a renovation and house is being utilized for self-residence purpose, that time maximum limit of interest allowed up to rupees 30,000. Therefore, भले ही उसने 50,000 चुकाया है, ये 50,000 अलाउड नहीं होगा, वो 30,000 होगा, क्योंकि लोन लिया है रिनोवेशन के लिए। यहाँ पर यदि कंस्ट्रक्शन रहता या हाउस परचेस के लिए लोन लिया रहता तब ये पूरा का पूरा अलाउड हो जाता, क्योंकि तब लिमिट है 2। ओके, नाउ प्रॉब्लम इज नियर अबाउट कंक्लूड। अब हम निकालेंगे इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो चलिए ये 2,30,000 यहाँ से घटा दो, 350 में से, तो 50 में से 30 गए तो 20 और 3 में से 2 गया तो 1। ऐसा लगता है मुझे, आप देख लीजिए, आसान तरीका है, दोनों माइनस करना है। 1,05,000, 1,25,000, तो 1 25, 25 और 5 30, 1 और 1 2, तो टोटल 2,30,000। घटाना कहाँ में से, 3,50,000 में से, तो 50 में से 30 घटा दो, 3 में से 2 घटा दो, और नहीं तो अपने कैलकुलेटर से। ओके, बट हियर इन द सेल्फ रेसिडेंस इनकम कुछ भी नहीं है, ये आंसर माइनस में है। जो आंसर माइनस में है का ख्याल रखिए, ये इनकम नहीं, ये हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है। अब वैसे तो आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपने लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ क्लीन दिख रहा है, जांचने वाले को पता है कि 1 20 है और माइनस में, मतलब ये लॉस है। फिर भी बीइंग एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ टैक्स, आप एक बार फिर से लिख दो, नेट इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। अब नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब 1/20 में से 30 घटा दो तो मुझे लगता है 90,000। दिस इज द आंसर। ये हो गई उसकी नेट इनकम यानी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज द कंक्लूड ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज टुडेज प्रॉब्लम। थैंक यू।